हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ममेलिया या वर्ग स्तनधारी के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सिंपल सा जो यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया है ममेलिया, या इसे कहते हैं स्तनधारी, या हम कहें ममेलिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्तनधारी, या जिन एनिमल्स में स्तन प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हें कहते हैं स्तनधारी। या ममेलिया या मेमरी ग्लैंड जिनमें प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, ममेलिया। तो यहाँ पर इसका जो स्तनधारी का इसका बेसिक सा सिंपल सा मीनिंग था। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन कब हुआ? इनका ओरिजिन हुआ ट्रायसिक पीरियड के दौरान इनका ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ओरिजिन का, जो मैमल्स है इनका ओरिजिन कब हुआ? ट्रायसिक पीरियड के दौरान। ट्रायसिक पीरियड के दौरान इनका एवोल्यूशन हुआ, और जो सिनोजोइक इरा है उसको गोल्डन इरा ऑफ मैमल्स माना जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है सिनोजोइक इरा, सिनोजोइक इरा गोल्डन इरा ऑफ मैमल्स। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट में जो पॉइंट थे उन्हें हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया। बस इसके बाद हम एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, और सारे पॉइंट टू पॉइंट सारी जो लाइंस हैं हमको उनको डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, इस वर्ग के प्राणी, जो इस वर्ग के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, यह जो मेंबर्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो सभी तरह के जो हैबिटाट हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भागों में, ठीक है, ठंडे भागों में भी देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं, जंगल है, घास के मैदान है, अंधेरी गुफाओं में। मतलब हम इतना सा सिंपल कह सकते हैं कि ये सभी तरह के हैबिटाट में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाने वालों के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है, उसका नाम है, उसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटी। कॉस्मोपोलिटन, इसका मीनिंग हम सिंपल सा ले सकते हैं, इट कैन फाउंड एनीवेयर इन ऑन द अर्थ। ठीक है, या हम कहें इसका मीनिंग होता है विश्वव्यापी। विश्वव्यापी कहें या हम इन्हें कहें सर्वव्यापी। ठीक है, तो जो मैमल्स हैं वो सभी प्रकार के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ठंडे भागों में, रेगिस्तान में, गर्म घास जंगल में, ठीक है, और मैदान में, अंधेरी गुफाओं में। इसलिए ये क्या है, ये विश्वव्यापी है या कॉस्मोपोलाइटन है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये हमें समझ में आया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। जो इनमें से कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो उड़ भी सकते हैं और पानी में रहने के अनुकूल भी होते हैं। ठीक है, या हम कहें तो उनमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उनको उस एनवायरनमेंट में या उस हैबिटाट में रहने के लिए उनको एडप्ट बना देते हैं। ठीक है, एडप्टेशन का मीनिंग हम आगे समझेंगे। यहाँ पर समझो किसी भी जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो जाना या उसके अकॉर्डिंग स्वयं को ढाल लेना। सिंपल सा क्या मीनिंग होता है, अनुकूल का मतलब होता है किसी भी पर्यावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। ठीक है, जैसे कि सर्दियों में पाए जाने वाले एनिमल अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को स्वयं को चेंज कर लेते हैं। तो ये अगर लंबे समय तक ये प्रोसेस जारी रहती है तो उसे कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि वातावरण के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग स्वयं को ढाल लेना, खुद को ढाल लेना ही क्या है, अनुकूलन है। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कुछ जिनमें कुछ में उड़ने की क्षमता है तथा कुछ में पानी में रहने की क्षमता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनता है, स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण
दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि जिसे कहते हैं स्तन ग्रंथि है, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो वर्ड है स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण माना है। मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण क्या है अब यहाँ पर समझ सकते हैं। मुख्य लक्षण है दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि या स्तन ग्रंथि है, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन कैरेक्टर है, या इनमें किसका? स्तन ग्रंथि का पाया जाना। ठीक है, इसका क्या है? ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जिन मेंबर्स में या स्तन ग्रंथि पाई जाती है उन्हें किस में रखा है? उन सभी को स्तनधारी में वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है इसको नोट कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, या जिसे कहते हैं मेमरी ग्लैंड। या इसे ही कहते हैं स्तन ग्रंथि। ठीक है, और स्तन ग्रंथि किसका मॉडिफिकेशन होता है? यह होता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड होती है इसका ही मॉडिफिकेशन होता है मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण है स्तन जो स्तन ग्रंथि है या मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। एक स्तन ग्रंथि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिससे किसका सिक्रेशन होता है? जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है, और उनके जो बच्चे हैं वो उससे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ। इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं। यहाँ पर दो जोड़ी पाद या टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। ठीक है, दो हाथ दो पैर, हम सीधा इतना समझ सकते हैं। दो हाथ हैं दो पैर हैं, तो दो जोड़ी क्या होते हैं? पैर पाद होते हैं या लिम्स होते हैं। ठीक है, जो चलने में, दौड़ने में, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने के लिए, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो किसके लिए अनुकूलित होते हैं? वृक्ष पर चढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने के लिए या उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ पर फिर से वर्ड है अनुकूलन। यहाँ पर अनुकूलन का मतलब वही है किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्वयं को उसके अकॉर्डिंग बदल लेना। क्या है? अनुकूलन है। ये हम इसका बेसिक सिंपल से टर्म ले रहे हैं, जब हम अडेप्टेशन पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। यह भी स्तनधारी का एक कैरेक्टर है कि इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं या हेयर्स पाए जाते हैं। तो यह भी एक इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, स्किन पर क्या पाए जाते हैं? स्किन पर रोम पाए जाते हैं या हेयर पाए जाना है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं पोजेसिंग हेयर। जो इनकी स्किन है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्किन पर रोम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर तो ये हो गया कि इनमें क्या पाए जाते हैं? मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं या स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है और वो अपने बच्चों को पोषण देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और दूसरा है पोजेसिंग हेयर, या इनकी स्किन पर क्या होते हैं? स्किन पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कान बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक अगला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यह भी है कि इनमें जो कर्ण पल्लव इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर जो कर्ण पल्लव है, या हम कहें एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, और क्या पाया जाता है? कर्ण पल्लव, या हम कहें पिन्नी। ठीक है, बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण का ही हिस्सा है कर्ण पल्लव। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर बाह्य कर्ण, और जो पिन्नी है कर्ण पल्लव
किन में पाई जाती है? स्तनधारियों में कर्णपल्लव पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके समझ में आया। हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए। पहला मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, दूसरा हेयर्स का प्रेजेंट होना, तीसरा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना प्रेजेंट है, पिन्नी प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत। ठीक है, जबड़ों में यहां पर है विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिकाओं में लगे होते हैं। ठीक है, यहां पर जो अगला स्टेटमेंट है, यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट है जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, मतलब दांत इनमें अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, जब हम दांतों के स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, ठीक है, मोलर, प्री मोलर, अलग अलग प्रकार के दांत इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसके लिए विभिन्न प्रकार के दांत हैं, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसे कहते हैं हेटेरोडोंट, विषमदंती। ठीक है, हेटेरोडोंट होते हैं या हम कहें विषमदंती होते हैं। विषमदंती हम कहें कि विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, मोलर होते हैं और प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के दांत हैं, अलग अलग साइज के, शेप के, तो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोशोप, या विभिन्न प्रकार के दांत इनमें प्रेजेंट होते हैं। किनमें? मेमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड किया जाता है हेटेरोडोंट या विषमदंती। ठीक है, यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट है, जो मसूड़ों में गर्तिकाओं में लगे रहते हैं। अगर इस जो मसूड़ों में गर्तिकाओं में गड्ढों में स्थित होते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थिकोडोंट। ठीक है, या इनके दांत किसमें? गर्तिकाओं में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं थिकोडोंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है या हम इस कंडीशन को कहते हैं गर्तदंती। जो दांत है वो मसूड़ों की गड्ढों में या गर्तों में पाए जाते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं गर्तदंती। ठीक है, या इसे कहें थिकोडोंट, किसे? जो मसूड़ों की गर्तिकाओं में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हेटेरोडोंट किस में देखने को मिलते हैं? मेमल्स में देखने को मिलते हैं। थिकोडोंट है, अलग अलग थिकोडोंट है या इनके दांत हैं जो मसूड़ों में स्थित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये डाइफोडोंट भी होते हैं, या इनमें दांत दो प्रकार के आते हैं। जैसे अगर मेमल्स में बात करें तो शुरुआत में जिसे हम कहते हैं दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके बाद वापस दांत आते हैं। ठीक है, दो बार। तो इस कंडीशन को कहते हैं द्विबारदंती या डाइफोडोंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं बस टर्म ही लिख रहा हूं। जब हम टीथ पढ़ेंगे तब ये चीजें वापस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये कैरेक्टर्स किसके हैं? ये सारे कैरेक्टर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं द्विबारदंती। ठीक है, या हम कम ट्विस्ट, दो बार आते हैं कम ट्विस्ट। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टर तो इनके टीथ के ही हो गए। ठीक है, हेटेरोडोंट है, विषमदंती है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, यहाँ हमेशा कहते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन इनमें देखने को मिलती है, या विषमदंती है, जो कि मसूड़ों की गर्तिकाओं में लगे रहते हैं। यहाँ कौन सी स्थिति होती है? थिकोडोंट होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हृदय 4 प्रकोष्ठ होता है। हार्ट कितना होता है? 4 प्रकोष्ठ है। हार्ट 4 चैम्बर्ड है। तो रेप्टाइल्स में बात करें तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर था, उसके बाद एवीज में 4 चैम्बर है, और स्तनधारी जो मेमल्स हैं इनमें 4 चैम्बर है। तो ये चीजें आपको समझ में, तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि पूरे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। एवीज में कितना होता है? बर्ड्स में कितना होता है? 4 चैम्बर होता है। और स्तनधारी में कितना है? स्तनधारी में भी 4 चैम्बर हार्ट है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये क्लियर हुआ। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, श्वसन के लिए श्वसन की क्रिया पेशे डायफ्राम के द्वारा होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा पूरा स्टेटमेंट ये है कि रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं।
रेस्पायरेशन किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। लंग्स या हम कहें फेफड़े। रेस्पायरेशन किससे करते हैं? लंग से करते हैं। लेकिन डायफ्राम एक विशिष्ट स्ट्रक्चर होती है या मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, रेस्पायरेशन सिस्टम के दौरान हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। ठीक है, लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से किस में होती है? लंग्स में होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है कि इसकी क्रिया में कौन सा आयक है? डायफ्राम बोले, या इसको कहते हैं पेशी डायफ्राम इसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद लिंग अलग अलग होते हैं। लिंग अलग अलग, सिंपल सा मीनिंग है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, निषेचन कैसा होता है? निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा बन जाती है, जिसे कहते हैं हम अपरा। अपरा बन जाती है और अपरा से जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, उसका रेस्पिरेशन प्राप्त होता है, उसका गैस जो एक्सक्रीशन है उसको, ये सारे काम किससे होते हैं? ये प्लेसेंटा से होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें हम बात की बात है, हम यहाँ पर इतना सा ही जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और किस में होता है? फिलिपियन ट्यूब के अंदर होता है। जब हम अच्छे से रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तब इनको आपस से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, कुछ को छोड़कर, या हम यहाँ पर स्टेटमेंट अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि कुछ को अगर छोड़ दें तो सभी जो हैं वो क्या हैं? वो हैं जरायुज हैं, या कहते हैं मोस्टली क्या है? मोस्टली। मोस्टली स्पेलिंग मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स होती रहती है। मोस्टली अगर हम एनिमल्स की बात, इनकी बात करें तो मोस्टली कैसे हैं? मोस्टली हैं विविपेरस, या मोस्टली कैसे हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। मोस्टली विविपेरस हैं। विविपेरस हैं या जो बच्चों को जन्म देते हैं, मोस्टली विविपेरस हैं। लेकिन कुछ क्या हैं? कुछ ओविपेरस हैं जो अंडे को, कुछ एनिमल्स जो एनिमल को भी अंडे देते हैं। तो यहाँ पर आप टर्म को समझना, टर्म ये है कि मोस्टली क्या है? मोस्टली तो विविपेरस है। कुछ हो सकते हैं जैसे प्लेटिपस डक है, वो एक एग्जाम्पल आता है जो क्या है? वो विविपेरस है। यहाँ पर हम मोस्टली क्या है? विविपेरस है। मोस्टली किसको जन्म देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, जरायुज है। ठीक है, और इन्हें कहते हैं अंडज। प्रत्यक्ष परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, या हम इससे सिंपल सा मीनिंग कहें, लार्वा अवस्था नहीं होती, लार्वा एब्सेंट होता है। ठीक है, लार्वा, कोई लार्वा अवस्था नहीं होती। इसका दैट सिंपल सा मीनिंग है प्रत्यक्ष कैसा है? प्रत्यक्ष परिवर्धन है। ठीक है, तो हमारे जो ये स्टेटमेंट थे, हमारे ये 4-5 स्टेटमेंट हमारे क्लियर हुए, और इसके बाद कुछ बच रहे हैं तो हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कस नहीं किया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्लोइका एब्सेंट होता है, लेकिन क्लास जो प्रोटोथीरिया है उसमें प्रेजेंट होता है। तो हम इसके बारे में जो कन्फ्यूजन वाली चीजें हैं वो नहीं लिखेंगे, हम सिंपल सा यहाँ पर लिख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। क्लोइका क्लोइका तो एब्सेंट होता है, लेकिन एक क्लास है प्रोटोथीरिया उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यहाँ कहें उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है? उत्सर्जन तंत्र के लिए किडनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन होता है
किडनी प्रेजेंट होता है। किडनीज होती है और वो होती है मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, यहाँ पर नहीं। तो किडनी भी तीन प्रकार की हो, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, इनके बारे में हम एक्सक्रीशन सिस्टम में ही पढ़ेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने लगे तो आपको तीनों के अलग अलग कैरेक्टर्स आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है और क्या होते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मैंने यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और था, ये क्या होते हैं, एमनियोट्स हैं, इनमें एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। एमनियोन है, कैरियोन है, एलेंटोइस है, योक्सेक, ये सब इनमें पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जब हम बोलते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, या क्या होता है, वो लेरिंग्स होता है। ठीक है, और अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में क्या प्रेजेंट था, बर्ड्स में था शेरिंग्स। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पर उनको यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिए हैं, पहला है डकबिल है, ये हमारा डकबिल। दूसरा कंगारू है, चमगादड़ है, बेट, ब्लू व्हेल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, पहला है अंडज, या हम कहें ओविपेरस। ओविपेरस है ऑर्निथोरिकस। ठीक है, ऑर्निथोरिकस ये जो है, ये एग्जांपल ऑर्निथोरिकस है। प्लेटिपस है या डकबिल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये क्या है, ये ओविपेरस है। क्या है, ओविपेरस है। उसके बाद जरायुज में है। ठीक है, इसको डकबिल प्लेटिपस या डकबिल भी कहते हैं। जरायुज क्या है, जरायुज इसे कहते हैं मैक्रोपस। ठीक है, मैक्रोपस, इसे कहते हैं कंगारू। और जो इनकी एब्डोमेन, एक मार्सुपियम नाम की एब्डोमेन कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें इमेच्योर यंग वंस को यह डेवलपमेंट इसका होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है टेरोपस या फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, टेरोपस या हम इसे कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स, या इसे ही कहते हैं बेट, या हम इसको जानते हैं चमगादड़ के नाम से। तो ये रहा चमगादड़। ठीक है, इसका नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कैमिलस, जिसको हम ऊंट के नाम से जानते हैं, ऊंट का। ठीक है, उसके बाद मकाका, मकाका बंदर, रेट्स चूहा, कैनिस जिसको कहते हैं कुत्ता, फेनिस बिल्ली, एलिफेंटस, सॉरी एलिफस, एलिफस हाथी, इक्वस, इक्वस जो हमारा घोड़ा है, और डेलिफिनस सामान्य जिसको कहते हैं डॉल्फिन, डेलिफिनस डॉल्फिन। ठीक है, वेलेनिप्टेरा, या इसका एग्जांपल है हमारा ये ब्लू व्हेल है। ठीक है, वेलेनिप्टेरा। पेंथेरा टाइग्रिस, पेंथेरा टाइग्रिस क्या है, बाघ है। और पेंथेरा लियो, पेंथेरा लियो क्या, शेर है। पेंथेरा टाइग्रिस नेशनल नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं बाघ। और पेंथेरा लियो क्या है, शेर है या लायन है। ठीक है, और एक और जिसे आप नाम से जानते हैं वो क्या है, पेंथेरापार्डस। पेंथेरापार्डस को जो है तेंदुआ, पेंथेरापार्डस क्या होता है, तेंदुआ होता है। ठीक है,
और लास्ट में आप एक एक कर सकते हैं होमोसेपियंस, जिसे कहते हैं मैन या ह्यूमंस। वो सारे किसके एग्जाम्पल है? ये मेमल्स के एग्जाम्पल है, क्लास मेमेलिया, मेमेलिया के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए हाईलाइट है। ठीक है, यहाँ पर जो पहले स्टेटमेंट है ये आसानी से आपको याद रह जाएंगे उड़ने के लिए, और ये सब पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट है, इसका मुख्य लक्षण कौन सा है? स्तन ग्रंथि का पाया जाना, जो जिससे इनके बच्चे क्या पोषण प्राप्त करते हैं। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि इनकी स्पिनकर पर क्या प्रेजेंट है? हेयर्स प्रेजेंट है। ये वाला एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो ये कि बाह्य कर्ण पल्लव इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दांत विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, ये हेटेरोडोंट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर इसका क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। ठीक है, हार्ट का आपको याद रखना है, मेमल्स में कितना हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट है। श्वसन किससे? लंग्स की हेल्प से होता है। निषेचन आंतरिक होता है। और सभी ये यहाँ के जो अगले स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट अच्छे स्टेटमेंट है। ठीक है, और एक पॉइंट और है जो शायद मिस हो रहा है उसका, वो क्या है कि ये सारे क्या हैं? ये सारे होम्योथर्मिक हैं। ठीक है, ये मिस हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर भी हम डिस्कस कर ले तो चाहें कि जो मेमल्स हैं ये भी होम्योथर्मिक होते हैं। ठीक है, होम्योथर्मिक मीनिंग होम्योथर्मिक का सिंपल सा मीनिंग हम कह सकते हैं कि वार्म ब्लडेड है। या गर्म रक्तधारी, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, होम्योथर्मिक होते हैं। और उसके बाद अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में सारे एग्जांपल्स आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप पहला इसको ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सारे एग्जाम्पल क्या है? जरायुज मैक्रोपस हैं। ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैक्रोपस का भी आपको अच्छा सा एग्जाम्पल है। ब्लू व्हेल इसको पूछा जाता है। ठीक है, टेक्टेरोपस जो मेमल्स हैं, आप ऐसा कि ये उड़ती है तो आप ऐसा समझेंगे कि ये क्या है? ये टेरोपस है, फ्लाइंग फॉक्स हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये मेमल्स। और आपको इसमें से किसी को देख के ऐसा नहीं लगेगा, रेट्स को आप कर सकते हैं कि आपको ये कोई मेमल्स ना लगे, लेकिन इसके हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सारे क्या है? मेमल्स हैं। और आप एक डॉल्फिन को भी कीजिए। ये जो ऐसे हैं जो डाउट क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। पैंथेरा टाइगर, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये क्या है? ये सारे मेमल्स हैं। ठीक है, लेकिन अंडज में क्या है? ऑर्निथोविकस है, मैक्रोपस कंगारू है, टेरोपस या फ्लाइंग फॉक्स है, या बेट है, चमगादड़ है, और रेट्स हैं, चूहा। उसके बाद फेलिस बिल्ली है, हाथी है, इक्वस घोड़ा। सब डॉल्फिन है, सामान्य डॉल्फिन क्या है? मेमल्स हैं। और वेरेनिप्टेरा ब्लू व्हेल जो भी एक क्या है? मेमल्स हैं। देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये ब्लू व्हेल है, मछली है, एक्वाटिक हैबिटाट में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है? ये मेमल्स हैं। ठीक है, पैंथेरा लियो शेर है जो है वो भी क्या है? और पैंथेरा टाइग्रिस क्या है? ये भी मेमल्स हैं। तो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट्स कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हमने सभी को डिस्कस किया। और उसके साथ एक यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ये उसके बाद दिया गया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये आपको कंपैरिजन दिया है, तो इसको आपको ही पढ़ना है और इसको सारों को याद करना है, क्योंकि यहाँ पर सारा कंपैरिजन यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं।
उसके बाद यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। जल संवहन तंत्र किस वर्ग के मुख्य लक्षण है? तो यह है इकाइनोडर्मेट्स का। निम्नलिखित में किसमें शारीरिक खंडीभवन देखा गया? तो यहाँ पर हम एनेलिडा इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सूडो सेगमेंटेशन है वो प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, लेकिन हम इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा के सही आंसर लगाएंगे, वो क्या है? एनेलिडा। तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, एनेलिडा। और यहाँ कर अगर आप इसको यहाँ से देखें तो यहाँ आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी ये सेगमेंटेशन का दिया हुआ है। ठीक है, सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन का स्टार्ट का हुआ एनेलिडा से। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं मिलान के लिए दे गए हैं, हम उनको भी चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या है। प्रतिशत मीनिंग होता है ओपरकुलम, और ओपरकुलम किस में पाया जाता है? ओपरकुलम प्रजाएं जो सुपर क्लास फिशीज है उसकी क्लास ओस्टिकथीज में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप उसका आंसर है ये रहा ओस्टिकथीज। तो ये हमारा पहला है, ये इसको चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, ओस्टिकथीज हो गया। उसके बाद है पार्श्वपाद, या इसे कहते हैं पैरापोडिया। और पैरापोडिया किसमें प्रेजेंट था? पैरापोडिया एनेलिडा में प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और उसके बाद है शल्क किसमें प्रेजेंट थे? रेप्टाइल्स में प्रेजेंट थे, स्केल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड। और उसके बाद कंकत पट्टिका या इसे कहते हैं कोम्बोप्लेट किसमें प्रेजेंट थी? टेनोफोरा में प्रेजेंट थी। यहाँ पर हम फोर्थ लिख देते हैं। उसके बाद रेड्यूला किसमें पाई जाती है? रेड्यूला मोलस्का में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोलस्का, ये रहा मोलस्का। उसके बाद अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा है बाल, हेयर्स किसमें प्रेजेंट थे? मेमेलिया में प्रेजेंट थे। तो हेयर्स किसमें प्रेजेंट है? ये रहा मेमेलिया, यहाँ पर हम लेते हैं 6। उसके बाद है कीप कोशिका, जिसे कहते हैं कोइनोसाइट किसमें पाई जाती है? कोइनोसाइट उसमें फाइलम पोरीफेरा में आपको देखने को मिलती थी। यहाँ पर पोरीफेरा देखें, ये रहा पोरीफेरा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7। उसके बाद क्लोम छिद्र गिल स्लेट्स किसमें प्रेजेंट है? साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक्थिस में, यही बचा है तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 8। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने उसको डिस्कस किया। और ये क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर 11th क्लास में एग्जाम में आपके काम आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि हम एज ए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। जब मैं अगर आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं तो काफ़ी समय लग जाएगा, वक्त लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो और ये पैराग्राफ है जो इसका सारांश है, या तो इसे आपको स्वयं को पढ़ें ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, यहाँ पर लिखा है उभयचर सरीसृप और पक्षी वर्ग एविड तथा स्तनधारी को वर्ग में दिवट, जिसको ये सब किस में टेट्रापोडा में रखेंगे। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये देखो, यहाँ पर मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप सारे कैसे हैं? अनियत तापी है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद पक्षी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं। सम पक्षी क्या है? समतापी हैं। उसके बाद ये तीनों यहाँ पर एक स्टेटमेंट ही साथ ही लिख दिया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन मिल जाएगा, तो इसे आप स्वयं हल करें। हमने इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। तो थैंक यू, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये हमारा चैप्टर है, हम इसको आप यहाँ पर समाप्त करते हैं। और वैसे इसके रेगुलर क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स में मिलते रहेंगे, और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो भी उसके शॉर्ट्स में आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कंटिन्यू आप चैनल पर जो शॉर्ट्स हैं उनको भी साथ में देखिए, और जो वीडियो है प्लीज़ उनको कंप्लीट करके उनको देखें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।